एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नीट एस्पिरेंट्स के लिए बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम सेल डिवीज़न से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बायोलॉजी के पेपर में, और सेल डिवीज़न लगभग एक ऐसा टॉपिक है जो 9th क्लास से और बीएससी सेकेंड ईयर तक आप कई बार इसको पढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का, और इसके साथ साथ एक ऐसा पार्ट है जो हर 1-2 साल में आपके सिलेबस में रिपीट होता है। तो एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक उन्होंने तैयार किया होगा। एक लिमिटेड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक आपके सिलेबस का नहीं है ये, लेकिन इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कई सारे जो हैं नीट के एग्ज़ाम में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द टर्म मियोसिस वॉज गिवन बाय। दो तरह का सेल डिवीजन होता है लिविंग सेल्स में, आप ऑलरेडी जानते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो जो शब्द मियोसिस है, जिसको हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया था? जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए उसमें सी ऑप्शन आपके लिए सही है, फार्मर एंड मूर। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये शब्द मियोसिस दिया था। यहाँ पर फ्लेमिंग एक नाम आया है, इसको भी आप याद रखिएगा। फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द दिया था। तो ये दोनों तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने मियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर माइटोसिस के बारे में पूछा जाए, हु कॉइन्ड द टर्म माइटोसिस, तो आंसर फ्लेमिंग होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर माइटोजन या माइटोजेंस। माइटोजन या माइटोजेंस वो कहलाते हैं जो माइटोसिस सेल डिवीजन को इनिशिएट करने वाले एजेंट होते हैं। कुछ केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं जो किसी भी सेल में माइटोसिस की सेल डिवीजन को शुरू करते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं, उन्हें आमतौर पर माइटोजेंस कहते हैं। तो आपके लिए जो ऑप्शन है उसमें आपको जो नाम दिए गए हैं, इनमें से कोई एक है जो माइटोजन की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो माइटोसिस को इनिशिएट करता है। और जो आपके लिए यहाँ पर आंसर है सही, वो बी ऑप्शन है, साइटोकाइनिन। आप ऑलरेडी जानते हैं वो एक तरह का प्लांट हार्मोन है, एक तरह का फाइटो हार्मोन है, जिसका काम है साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करना, यानी कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन को प्रमोट करना, जो कैरियोकाइनेसिस के बाद की प्रोसेस है। तो वो साइटोकाइनिन जो है वो एक तरह के माइटोजन है। जिनको इस टर्म के बारे में कंफ्यूजन हो, मस्टर्ड गैस, वो याद रखें, मस्टर्ड गैस एक म्यूटाजन है जो म्यूटेशन कॉज करती है, ना कि माइटोजन। अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ इंटरफेज। ये अगर आपके लिए नया शब्द है तो इसको एक बार समझ लीजिए। इंटरफेज नॉर्मली वो अवस्था होती है दो लगातार होने वाले सेल डिवीजन के बीच में, जब कोई कोशिका जो है, कोई सेल जो है वो ग्रो करती है, कोशिका में वृद्धि होती है। तो दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच की जो ग्रोथ स्टेज है किसी भी सेल की, वो उसकी इंटरफेज कहलाती है। तो इंटरफेज में एस फेज, G1 फेज और G2 फेज, ये 3 फेजेस होती हैं। इनमें से किस में क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स का द्विगुणन होता है? तो आपके लिए आंसर है एस फेज। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। माइटोसिस शुरू होने से पहले जब इंटरफेज होती है तो उसमें एस फेज में क्रोमोसोम्स का द्विगुणन होता है। तो सी ऑप्शन आपके लिए सही है थर्ड क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, when nucleus elongates and directly divide into daughter nuclei followed by cytokinesis, it is called। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि केंद्रक जो है, न्यूक्लियस, वो सीधे सीधे लंबा होकर दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, यानी कि इलोंगेट करता है, उसके मिडिल में एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है और एक जगह पर वो सिकुड़ जाता है, फिर वहीं से वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो दो डॉटर साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। अगर इस तरह का कहीं पर सेल डिवीजन हो रहा है तो इस तरह के सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? तो आपके लिए जो सही ऑप्शन है यहाँ पर वो ए माइटोसिस है।
इस तरह का सेल डिवीजन जो है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है वो नॉर्मल वे में नहीं हुआ है, जिसमें कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन 4 स्टेजेस में क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता और उसके बाद वो न्यूक्लियस के डॉटर न्यूक्लियाई बनते और फिर साइटोकाइनेसिस होती। ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर केवल डायरेक्टली न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना दी और हाफ हाफ उसका क्रोमोसोम मटेरियल डिवाइड हो गया और उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो गया है। तो ये जो सेल डिवीजन है उसको आमतौर पर एमाइटोसिस कहते हैं, अक्सर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है ये। अगला 5th क्वेश्चन देखते हैं। कॉल्चिसिन इज द माइटोटिक पॉइजन विच अरेस्ट सेल डिवीजन एट। कॉल्चिसिन एक तरह का एल्केलॉइड है जो एक लिलिएसी फैमिली का प्लांट है, उसका नाम याद रखिएगा, कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम जीनस का नाम है, ऑटमनेल उसकी स्पीशीज है, फैमिली लिलिएसी का प्लांट है। उसके सीड्स से, उसके बीजों से कॉल्चिसिन नाम का एल्केलॉइड निकाला जाता है। एल्केलॉइड जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं और ये कॉल्चिसिन जो है वो माइटोटिक पॉइजन की तरह काम करता है। ये भी आपके लिए एक अच्छा टर्म है, याद रखिएगा। जो केमिकल्स सेल डिवीजन की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं, खासतौर से माइटोसिस की प्रोसेस को रोक देते हैं, उनको माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। तो कॉल्चिसिन जो है वो एक तरह का माइटोटिक पॉइजन है। अब आपसे जो क्वेश्चन किया गया है कि ये सेल डिवीजन की किस अवस्था को रोकता है, विच अरेस्ट सेल डिवीजन एट। तो कॉल्चिसिन को अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी सेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो वो नॉर्मली मेटाफेज अवस्था को रोकता है, यानी कि वो मेटाफेज स्टेज को अरेस्ट करता है। तो कॉल्चिसिन एक माइटोटिक पॉइजन है। एक तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और वो किस सेल डिवीजन स्टेज को रोकता है जिसके बाद आगे सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है, वहीं पर रुक जाती है, तो वो मेटाफेज अवस्था को रोकता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6th। डायनोमाइटोसिस इज अ सेल डिवीजन वेयर। डायनोमाइटोसिस जो है, डायनोफ्लैजिलेट्स एक तरह के एल्गी होते हैं, डायनोफाइसी उनकी क्लास का नाम है, और उनके अंदर एक खास तरह का सेल डिवीजन होता है जिसको डायनोमाइटोसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, तो आपके लिए जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है नो न्यूक्लियर डिवीजन, उसमें कोई केंद्रक विभाजन नहीं होता है। नो डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, जो केंद्रक भित्ति है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो नष्ट नहीं होती है, डिसअपियर नहीं होती है। नो साइटोकाइनेसिस अकर, जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं होता है, या फिर ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, यानी कि डी ऑप्शन ऑल। तो आपके लिए जो सही ऑप्शन है यहाँ पर वो एक्चुअली ऑप्शन बी है, नो डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि ये ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो होती है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता है, लेकिन उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कभी भी डिसअपियर नहीं होती है, नष्ट नहीं होती, वो इंटैक्ट रहती है, बनी रहती है। नॉर्मल जो माइटोसिस या मियोसिस हैं उनमें प्रोफेज स्टेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीमे धीमे नष्ट हो जाती है और मेटाफेज स्टेज आते आते कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रह जाती है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस कभी नहीं होता है। तो ये डायनोमाइटोसिस एक खास तरह का सेल डिवीजन है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट। क्रॉसिंग ओवर, उसको जीन विनिमय भी कहते हैं, और वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यानी कि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हैं उनके छोटे छोटे खंड या सेगमेंट्स का आपस में एक्सचेंज होता है, यानी कि एक क्रोमोसोम के सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम पर जाते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। वेरिएशन उत्पन्न करने का ये एक नेचुरल मेथड है, विभिन्नताएं उत्पन्न करने का एक प्राकृतिक उपाय है। और ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है ये सेल डिवीजन की किस स्टेज में होती है, तो आपके लिए जो ऑप्शन यहाँ पर सही है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है आपके लिए, डी ऑप्शन सही है, पैचिटीन। पैचिटीन जो है वो प्रोफेज फर्स्ट की एक सब स्टेज है, और इसी पैचिटीन सब स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। ये न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन, बल्कि बीएससी में जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम्स के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके जूलॉजी 3rd पेपर के लिए, और बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके बॉटनी 2nd पेपर के लिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट पैचिटीन सब स्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th।
इन मियोसिस डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन, जब मियोसिस होती है और सूत्री विभाजन होता है तो डीएनए का निर्माण कहां होता है? आपके लिए जो ऑप्शन है एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, प्री मियोटिक डीएनए सिंथेसिस, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नॉर्मली जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस की इंटरफेज में एस फेज में डीएनए का निर्माण होता है, जिसको आमतौर पर आप क्रोमोसोम रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन जब मियोसिस होती है तो पहले से बना हुआ डीएनए होता है, वही उसमें आगे काम आता है मियोसिस में। लेकिन मियोसिस की किसी स्टेज में डीएनए का निर्माण नॉर्मली नहीं होता है। तो प्री मियोटिक डीएनए सिंथेसिस का मतलब मियोसिस के प्रारंभ होने से पहले जो डीएनए निर्माण हुआ है वही डीएनए काम आएगा। कोई इंटरफेज वाला जो हिस्सा है उसमें कोई डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है मियोसिस के केस में। अगला 9 क्वेश्चन देखते हैं। विच इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस? मियोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो जो आपके लिए यहां पर ऑप्शन है उनमें डी ऑप्शन सही है, प्रोफेज फर्स्ट। इसमें 5 सब स्टेजेस होती हैं। आपने अगर पहले नाम सुने हैं लेप्टोटीन, जाइकोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पैचिटीन, तो उन सब स्टेजेस को मिलाकर प्रोफेज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होती है। तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। अगर आपसे इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, तो आंसर याद रखिएगा एनाफेज, वो सबसे छोटी अवस्था होती है। और जो प्रोफेज फर्स्ट है ये सेल डिवीजन की सबसे लंबी अवस्था है, जो एक्चुअली मियोसिस फर्स्ट की एक स्टेज है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर्स एट। जो डिसजंक्शन की प्रोसेस है वो एक्चुअली ऐसी प्रोसेस है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम कई पॉइंट्स पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आके आपस में जुड़ जाते हैं। तो वो जो कनेक्शन होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स के, उन्हें कहते हैं चियाज़्मा फॉर्मेशन या चियाज़्माटा। और जब वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पूरी हो जाती है, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है, फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का चियाज़्मा पॉइंट से एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से अलग होना, ये डिसजंक्शन कहलाता है। और ये डिसजंक्शन जो है वो सेल डिवीजन की एनाफेज फर्स्ट स्टेज में होता है। एक्चुअली ये डी ऑप्शन है। तो एनाफेज फर्स्ट जो है वो ऐसी सेल डिवीजन की स्टेज है जिस स्टेज में डिसजंक्शन होता है। और अगर ये डिसजंक्शन नहीं हो पाता है तो फिर क्रोमोसोम नंबर की एबनॉर्मलिटी आती है, और जो उसके बाद गैमीट्स बनते हैं वो एबनॉर्मल क्रोमोसोम वाले बनते हैं। और उसके बाद जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उन गैमीट्स की हेल्प से उसमें आपको जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी, जो अक्सर सिंड्रोम की फॉर्म में दिखाई देती है। तो डिसजंक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो एनाफेज फर्स्ट की स्टेज में होता है। तो ये आपके लिए कुछ सेल डिवीजन से रिलेटेड MCQs थे। और चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अपने आप में छोटा टॉपिक है, लेकिन BSc और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो BSc के स्टूडेंट्स भी और इसके अलावा जो नीट के एस्पिरेंट हैं वो भी इसके ऊपर ज़रा ध्यान दें। और आपको काफ़ी क्वेश्चन जो हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं एक्चुअली सेल डिवीजन के बारे में मिलेंगे। होप्स हो कि आपके लिए ये क्वेश्चन यूज़फुल होंगे। अगर कुछ और बेहतर क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर जो है प्रिपेयर कर सकेंगे, तो आपको एक और वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहान्स बायोलॉजी को, जुड़े रहिए, देखते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।